सभी को हमारा नमस्कार। सभी को हमारा सादर नमस्कार। अब हमारे पास समय कम है, यानी कि अब हम एग्जामिनेशन पर पहले जीआईसीएलटी पर पूरा फोकस करेंगे, फिर लेक्चरर ग्रेड की बात करेंगे। 7 तारीख के बाद बात करेंगे लेक्चरर ग्रेड की। लेकिन अभी इससे पहले हम बात करेंगे आपसे एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन जो 7 दिसंबर को है। अभी पूरा फोकस हमारा वहीं पर रहेगा। तो सभी साथियों सभी साथियों से मेरा ये डिस्कशन है। मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि कुछ लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे। मैं अभी आपको रविंद्र बताओ जरा। रविंद्र आप लाइन पर हैं, बताइए। ठीक है कि देखिए रविंद्र, आपने सिलेबस तो पूरा देख ही लिया होगा, तैयारी भी आपने कर ली होगी। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम पूरी तरीके से फोकस करें, जो सिलेबस टू द पॉइंट है अब उसको और रिवाइज कर लें, लेकिन 100% सिलेबस पे ही न रह जाइएगा। वहां से धोखा हो सकता है, संभावित है। क्योंकि सिलेबस का क्या होता है कि सिलेबस में 2 लाइनें लिखी होती हैं, लेकिन वो 2 लाइनें बहुत खतरनाक साबित हो जाती हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है उन 2 लाइनों के अलावा भी बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं एग्जामिनेशन में, तो वो बहुत दिक्कत करते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा एग्जामिनेशन से पहले, कि हम उन एग्जामिनेशंस में ये सब चीजें न छोड़ने पाए। तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज जीआईसी एल्टीग्रेड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की। और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जब हम डिस्कशन करेंगे तो 100% यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। रविंद्र, तो आप पूरी तरीके से फोकस इस समय टॉपिक, जैसे कि अब जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, मैं यहाँ पर जो अपना पीडीएफ खोल लेता हूँ, और पीडीएफ खोलने के बाद आपसे इस पर थोड़ी चर्चा भी कर लेता हूँ कि क्या इस पर चर्चा हो सकती, संभावनाएं क्या है। 1 मिनट का समय दो बस आप। यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, पीडीएफ निकाल लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। जी, एलटी के अगर मैं सिलेबस, ठीक है, मैं अगर एलटी के सिलेबस की बात करूं, दिलीप राजकुमार, मेरी राय में एक बार वीडियो आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बता दूंगा। अभी आपसे क्वेश्चन वाइज बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो, मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ कि सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे बोहर मॉडल दिया है, तो बोहर मॉडल पर आप लोग जो है पूरा डिटेल पढ़ लें। क्वांटम नंबर का मतलब केवल क्वांटम नंबर से नहीं, क्वांटम नंबर से जुड़ी चीजों की है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, डी ब्रॉगली इक्वेशन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, श्रोडिंगर इक्वेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतने शब्द जो है वो शब्द तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन मैटर ये बहुत है। पीरियोडिक टेबल में चले आइए, एटॉमिक आयनिक रेडियस, मतलब जितनी प्रॉपर्टी है सब उन्होंने दे ही दी है। एसपीडी एफ ब्लॉक का कॉमन प्रॉपर्टीज विद वेरिएशन का मतलब ही हो जाता है कि पूरा डिटेल आपको पढ़ना ही है। केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, अब आयनिक कोवेलेंट कोवेलेंट को छोटा मोटा बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड और शेप और मॉलिक्यूल, जब शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात आएगी तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का छूट जाएगी, नहीं छूटेगी। तो ये सब चीजें लोगों को लगती हैं बड़ा शॉर्ट है, लोगों को लगती हैं बहुत शॉर्ट है और आसानी से हो जाएंगी। लोगों को लगता है कि बस जो लाइन लिखी वही पढ़ के चले जाओगे तो एल्टी ग्रेड साइंस के टीजीटी बन जाओगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी गलती होगी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है ना, जैसे उन्होंने लिख दिया शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल देखना, कितने स्टूडेंट मतलब एज ए टीचर यही पढ़ के जाएंगे कि मीथेन, इथेन, वाटर की मुंह शेप 10-12 शेप और पढ़ के चले जाएंगे, और वहां जब पेपर आएगा तो कहेंगे अरे सर ये क्या था, इसमें तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछ ली गई। अरे भाई, शेप और मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल कौन एक्सप्लेन करेगा? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करेगी, ये सब बताएंगी। और उसके बाद वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करेगी, तो वेस्पर थ्योरी भी तो वही बताएगी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये लोगों की समझ में नहीं आता है, आज भी नहीं आता है। अगर आ गया होता तो अब तक लोगों का सिलेक्शन हो गया होता भाई साहब।
लोग इसीलिए हमें कल एक लोग फ़ोन करके बोले थे, फ़ोन करके पूछे, बोले सर शेप है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मुझे बोले सर शेप है तो मतलब वही शेप 4-5 कर लें सर, उन्हीं में से आ जाएगी। हमने साहब आपका सिलेक्शन हो गया है, आप चिंता ना करिए, एडमिट बस अपना जॉइनिंग लेटर आपका आने वाला है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना? आपसे पूछेगा नहीं वो, आप टेंशन ना लो, आप खुद ही इतने होशियार हैं। बोले सर उसमें केवल हाइड्रोजन बॉन्ड है तो डेफिनिशन पढ़ लेते हैं। हमने हाँ बिल्कुल डेफिनिशन पढ़ लीजिए। और जो है वो बोले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के एक एग्जांपल कर लें। हमने बिल्कुल कर लीजिए सर। जब फोन करके जब आप हमें बता रहे हो कि ये कर ले, तो फिर मुझे फोन करा काहे था भाई साहब, है नहीं? मुझे बता रहे हो सर वो आयनिक बॉन्ड है। अरे आयनिक बॉन्ड है तो लेटेस्ट एनर्जी के भूल जाओगे यार, आयनिक बॉन्ड है उसकी प्रॉपर्टी भूल जाओगे, आयनिक बॉन्ड है उसके मॉलिक्यूल भूल जाओगे, उसके एग्जाम्पल भूल जाओगे। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है आधा से ज्यादा चैप्टर, केवल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। तो इसका मतलब है इससे आप एक साइड से चैप्टर वाइज रिवीजन करा दीजिएगा सर प्लीज। थोड़ा सा देखो यार राजकुमार, अभी 3 दिन मैंने एक साइड से ही कराया था, अगर आप नोटिस करो मैंने अभी 3 साइड से एक साइड से ही कराया था। अभी आप नोटिस नहीं कर रहे थे, हर चैप्टर की टचिंग कराई थी, अभी आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मुझे लगता है। दो दिन कराई थी। बताओ मंजीत, यस और नो? मंजीत कराया था कि नहीं कराया था भाई? लाइन से हमने हर एक चैप्टर से डिटेल मतलब जो है क्विक रिवीजन टाइप का कराया था। अभी मैं कराऊंगा, फिलहाल अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी आप बेफिक्र रहिए, अभी कराऊंगा। अभी और भी कराऊंगा, वो बात अलग है, लेकिन आप ऐसे कर देते हो तो फिर मेरा दिल टूट जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान देनी है कि अगर एक लाइन लिखी है तो एक लाइन का मतलब एक लाइन नहीं होता है, एक लाइन का मतलब होता है पूरी कहानी। ठीक है, ये चीजें अगर समझ में आ जाएंगी तो आपको 100% सफलता मिलेगी, और इन चीजों से अगर आप दूर बचेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए खैर, मेरा काम है बताना आपको और आपका काम है सुनना। तो इन दोनों चीजों का कोऑर्डिनेशन बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज जीआईसी एलटी साइंस के चैप्टर वाइज। अच्छा ये बताओ, सभी लोग बताओ, और अनमोल राहुल सब लोग बताओ कि क्या आप लोगों ने जो है कार्बिन नाइट्रीन ये सब पढ़े थे? ईमानदारी से बताना। मैंने कार्बिन नाइट्रीन पे डिस्कशन किया था, लाइव में भी किया है, रिकॉर्डिंग में भी किया है, हर तरीके से किया है। बोलो यस और नो, बताइए, हाँ और ना में जवाब दीजिए। किया है ना? ठीक, वेरी गुड। अब अभी एक मैडम का मैसेज आया कि सर आपने कार्बिन नाइट्रीन ये तो बताया ही नहीं। मैंने कहा मैडम मैंने सब बताया, डिटेल में बताया, खूब डिस्कशन किया है सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बिन पर, है ना? और वो कह रही है कि नहीं कराया। तो आप जब भी किसी चीज को देखिए तो डिटेल में पहले जाकर के देखिए। जल्दी लोग करते क्या, वीडियो को जल्दी जल्दी देख के हटा दिया। वो सोचते हैं कि उन्हें अरे यार ये तो सब हमें आता है, ये सब हमें आता है, और बीच में निकल गया नाइट्रीन कार्बिन, है ना? रिकॉर्डिंग में जाइए, सब दिया हुआ है। मंजीत आप एक बार बता दो सबको कि भैया सर ने सब पढ़ाया है, मतलब झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। अगर नहीं पढ़ाया तो लिख देना कि नहीं पढ़ाया है। तो ये इन बातों से मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि सर ये आपने पढ़ाया नहीं, खुद देखेंगे नहीं, सर पे पूरा दोष मढ़ देंगे। ठीक है? तो रिकॉर्डिंग में भी पढ़ाया, लाइव में भी पढ़ाया है, दोनों में आपकी रिकॉर्डिंग जाकर के देख सकते हैं। और इस पर तो मैंने नाइट्रीन और कार्बिन पे तो जबरदस्त डिस्कशन किया, छोटा मोटा डिस्कशन भी नहीं किया है, खूब जम के डिस्कशन किया है ना? चलिए खैर, अब देखिए करते क्या है हम आज आपसे, हमने इसीलिए सिलेबस को सामने रखा, और सिलेबस को सामने रखने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सबसे पहले हम आज लाइन से चले। चलो ठीक है रविंद्र, अभी तक तो कुछ छूटा नहीं, बाकी ईश्वर की मर्जी है, उसके आगे तो किसी की नहीं चलती है। अब हम लोग एक तरफ से चलते हैं। अब आप मुझे 5 दिन का ये समय दे दीजिएगा, यानी कि 5 डेज। मैं आपके लास्ट के अंतिम 5 डेज की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 6 दिन मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको 5 डेज की बात कर रहा हूं। इन 5 डेज में हम आपके साथ रहेंगे, इन सभी पूरे सिलेबस के साथ। 5 डेज, ये लास्ट के जो 5 दिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। और इन 5 दिनों में हम आपसे बात करेंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू के साथ में।
यहाँ पर आपसे आज अगर 3 चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे तो कल करेंगे, ऐसे करके मैं सभी चैप्टर टच में ले आऊँगा, आपको तकलीफ नहीं होने दूँगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, थोड़े-थोड़े क्वेश्चंस लाएँगे हम इसके टच में। तो पहले हम बात कर लेते हैं, सही रहेगा रविंद्र बताओ? सबसे पहले लाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम थोड़ा गंभीर होकर के आपसे बात करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक चैप्टर वाइज चलेगा, ये आपका 5 दिन का सफर होगा और संडे को भी हमारी क्लास होगी, तो ये चैप्टर वाइज चलेगा, तो फुल रिवीजन होगा, जबरदस्त रिवीजन होगा, क्वेश्चन के साथ चलेगा। मतलब टॉपिक नहीं पढ़ाना है लेकिन क्वेश्चन तो बताना है, ये बात आप नोट करिएगा। टॉपिक नहीं पढ़ाना है लेकिन क्वेश्चन बताना है। अब आप एग्री हैं कि नहीं है, बोलिए, क्योंकि 7 तारीख के बाद ये बैच जो है इसमें कुछ भाई मतलब नहीं बनता, फिर बाकी अदर बैचेस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आज हम आपको अंतिम मतलब जो है पूरी जबरदस्त क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर के चलना है, और सभी लोग सुनिएगा, ध्यान से गंभीरता से सुनिएगा। और अगर आपको ना देखने का मन हो तो चुपचाप क्लास को लीव कर देना और आराम से तकिया लगा के है सो जाना, टेंशन ना लेना कतई, क्योंकि उसका कोई इलाज होता नहीं। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा आपसे बात करते चलेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 1 हम क्वेश्चन की बात करेंगे और ऑप्शन नहीं। जी, देखिए सबसे पहले हम आपसे ऑप्शन यहाँ पर एक-एक मतलब 4 ऑप्शन नहीं देंगे, हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि डी ब्रॉगली की काइनेटिक एनर्जी अधिकतर पूछी गई है। तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन तो आपको पता है, अगर मैं आपसे लिखता हूँ यहाँ पर डी ब्रॉगलीज इक्वेशन अगर लिखता हूँ तो डी ब्रॉगली इक्वेशन लोग 90% जो है लोग जवाब दे देंगे कि सर डी ब्रॉगली की इक्वेशन होती, मैं ही बोले दे रहा हूँ, डी ब्रॉगली की इक्वेशन होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी या एम इंटू सी होती है, जिसे आप एच अपॉन पी के से भी पहचानते हैं। तो ये डी ब्रॉगली की इक्वेशन होती, दुनिया जानती, इसके बारे में मुझे आपसे बात नहीं करनी है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं देखो क्वेश्चन भी होगा और आंसर भी होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दूंगा मैं आपसे, कारण ये ऑप्शन न देने का, अब जहां जरूरत पड़ेगी वहां ऑप्शन लगाऊंगा, लेकिन जहां जरूरत नहीं वहां ऑप्शन लिख करके समय खराब नहीं करूंगा। मेन बात है कि मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाती है, तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ बात, आपको बता सकता हूँ डी ब्रॉगली इक्वेशन। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, ये क्वेश्चन कम लोगों ने याद किया होगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन इन द काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बहुत कम लोगों ने याद रखा होगा, क्योंकि फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने रविंद्र लिखा है कि लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में जाएगा और अपॉन में अंडर रूट में आएगा 2, ठीक है, अंडर रूट में आएगा 2 एम इंटू काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो ये फार्मूला यहाँ पर बन जाता है। ये बात आप नोट करना, बहुत ही जबरदस्त है और अधिकतर पूछा जाता है। 3m kT भी लिखा जा सकता है, अगर आप चाहो तो 3m kT भी अंदर लिख सकते हो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात अगर आएगी तो आप लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3m kT भी लिख सकते हो। ये बात आप नोट करना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म अगर आती है रविंद्र, ध्यान देना। हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसी तरीके से मैं आपको देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ में ले चलूँगा और आपको नॉर्मल चीज़ों से बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि नॉर्मल तो सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपसे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स पूछे जाते हैं तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, अगर नोड भी पूछा जाए या रेडियल नोड्स पूछे जाए, रेडियल नोड्स इन 3D, अगर 3D में रेडियल नोड पूछ लिए जाए, हाँ E इज इक्वल टू ई भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, अगर 3D में पूछे जाए रेडियल नोड तो कैसे निकालोगे, पता है आपको? 3D में दिए जाए तो कैसे निकालेंगे आप, ये बता सकते हैं आप? बोलिए।
तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 3D में बताइए। यहाँ पर फार्मूला आपको पता है n माइनस एल माइनस 1, इसका मतलब यहाँ 3 माइनस 2 माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और आप आसानी से आंसर इसको निकाल सकते हैं एग्जैक्ट। अब यहीं पर मैं ऑप्शन दे देता कि 0 है, यानी कि ऑप्शन बनाता तो बेटर तरीका है ना रविंद्र। बताओ, रिवाइज भी होगा, क्वेश्चन भी होते चले जाएंगे, 5-5 6-6 टॉपिक, ज्यादा नहीं, 5-5 6-6 टॉपिक, n माइनस एल माइनस 1 हो जाता है। यस बताओ जल्दी से, या ऑप्शन लिख करके बताओ। अब यहीं पर मैं आपसे बात करता हूँ श्रोडिंगर गैस इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव, सॉरी गैस बोल दिया, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, क्योंकि ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा समय खराब। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, अगर श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको ये, अगर मैं ऑप्शन लिखूंगा समय, हाँ ऐसा सही है ना, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। तो ऑप्शन आपको डेल स्क्वायर साई अपॉन क्या आता है नीचे, डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये आ सकती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर आ जाता है, और ब्रैकेट में यहाँ पर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ये इक्वेशन इस बार आ सकती है, संभावित है भाइयों, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इस पर मैं इंपॉर्टेंट लगा करके चल रहा हूँ, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा करके चल रहा हूँ, और जरूरत है मुझे इस चीज की कि आप इस फॉर्म में जरूर याद कर लीजिए, गलती ना होने पाए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर आप चाहोगे तो, ऐसे भी डेल स्क्वायर साई, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर और करके मैं लिखे देता हूँ, ऐसे भी आ सकती है क्वेश्चन, डेल स्क्वायर साई, है ना, डेल स्क्वायर साई। बताओ अब क्या करें, प्लस डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ब्रैकेट में ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ऐसे भी आ सकती है, पेपर में संभावित है। ये आप तरीका जरूर याद कर लो, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन भी साई स्क्वायर रिप्रेजेंट, बताओ। हाँ, ये तो डेल स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बताओ साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा, बोलिए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी जी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इसको ढूंढना पड़ेगा आपको ऑप्शन को। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्पेस में, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है कितना रिप्रेजेंटेशन करता है। वेव फंक्शन तो राहुल कुमार विश्वकर्मा जी साई है, केवल वेव फंक्शन इज ओनली द साई, वो बात जानिए ध्यान से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन स्पेस कह सकते हो, और ये लगभग 90 से 95% तक भी होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और अब आ जाए साई रिप्रेजेंट्स, अब आ गए विश्वकर्मा जी, अब समझिए साई रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है साई, तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि साई रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन, ये कहलाता है, जो अभी आपने लिखा था वेव फंक्शन होता है। और एक्चुअल में वेव फंक्शन क्या चीज है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। ये एक्चुअली में एम्पलीट्यूड फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रहता है। यस, वेरी गुड रविंद्र, एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं इसको। ठीक, एम्पलीट्यूड फंक्शन, पूरा अगर बात बोलना चाहो तो एम्पलीट्यूड फंक्शन भी कहा जाता है। बहुत ही आज मैं आपको, जो मैं आज की क्लास ले रहा हूं, ये आपके लिए उम्मीद है कि वरदान 100% साबित होगी। ईश्वर चाहेगा तो इस क्लास में से आपको बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन ये सब ईश्वर के हाथ में है ना। तो आप इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं ना, इसको बहुत सीरियस वे में पढ़ करके जाइएगा, इसे हल्के मत लेना, नहीं तो नुकसान हो सकता है, इसलिए आप ध्यान देना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो ये आप पढ़ करके चले जाए। बाकी क्वांटम नंबर से बहुत बड़ी बात नहीं कि हर 100% आप क्वेश्चन कर ही लोगे,
और दूसरी चीज आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर, आप जो रेडियल वेव फंक्शन के जो प्लॉट्स हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा। यानी अगर मैं आगे कंटिन्यूटी इसकी करता हूँ, पॉइंट नंबर 6 पर चलता हूँ। पॉइंट नंबर 6 बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है कि ठीक है, इसमें ये किस चीज को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये बात आप बता देना। ठीक है, प्लॉट ऑफ रेडियल वेव, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ प्लॉट ऑफ प्लॉट ऑफ रेडियल वेव। राजकुमार जी, थैंक यू फॉर दैट, बट मैं अपने आप को ऐसा मानता नहीं हूँ, मैं गॉड नहीं हूँ, किसी भी कीमत पर मैं अपने आप को नहीं मानने को तैयार हूँ। मैं मात्र आप में से ही निकला हुआ एक मात्र साथी हूँ, शिक्षक भी नहीं बोलता हूँ अपने आप को, क्योंकि हमारे और आप में बहुत डिफरेंस नहीं है। गॉड तो शायद परम सत्य है, वो उसकी समानता हम लोग कहीं से नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ आर हो गया और ये स्मॉल आर हो गया, ठीक। और यहीं पर अगर आपसे प्लॉट ऑफ रेडियल वेव फॉर, यहाँ पर लगा दूं मैं फॉर 1s, फॉर 1s, तो जब 1s की बात आए राजकुमार, तो पार मत करना, इसे नीचे वाली लाइन को पार मत करना, ऐसे आ जाना, ये 1s के लिए है, 1s के लिए। इसी तरीके से अगर 2s के लिए पेपर में आ जाता, तो 2s के लिए भी आपको केवल अब 2 वे नोड निकाल लो। सबसे अच्छा मैंने हमेशा तरीका बताया है कि 2 इसके लिए नोड निकाल दीजिए, और अगर नोड आप निकाल पाए, अगर आप नोड निकाल पाए तो कितने आएंगे, n माइनस एल माइनस 1 में यहाँ एक नोड आ जाएगा, और एक नोड अगर आ गया भैया तो एक कट इसमें मार देना, ऐसे करके बस नीचे रह जाना, एक कट मारना, ये एक नोड आ गया। मतलब एक कट का मतलब एक नोड हो गया, ठीक। एक नोड, अगर जीरो नोड है तो फिर पी ऑर्बिटल में देखो, एस में तो हमेशा ऐसे रहना और पी में हमेशा ऐसे रहना, ये एस है और ये वाला पी में चलना, एस में ऐसे रहना, पी में ऐसे रहना, गलती होने के चांस बिल्कुल है ही नहीं। अब अगर आपसे कोई कह देता कि बताओ, मैं तो बड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं, आपसे कह देता कि 2p के लिए हमें बता दीजिए रेडियल वेव फंक्शन, 2p के लिए रेडियल वेव फंक्शन बता दीजिए। अब 2p के लिए रेडियल वेव फंक्शन समझ में आ रहा है ना, 2p के लिए रेडियल वेव फंक्शन, ठीक। हाँ, p में पैराबोला होता है जी, बिल्कुल। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, 2p के लिए क्या करना है, n माइनस एल माइनस 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 0। तो यहां पर तो आएगा ही नहीं, जब आएगा नहीं तो हम सिंपल सा अपना फंडा लगाएंगे कि भैया हम यहीं से शुरू करेंगे, उसी के ऊपर रह जाएंगे, कट नहीं जाने देंगे, कट नहीं जाने देंगे। तो यहीं पर आप इसको रेडियल वेव आर कर सकते हो, यहाँ पर स्मॉल आर कर सकते हो। तो ये तरीके होते हैं समझने के, बुद्धि है तो आप समझ लेंगे, नहीं बुद्धि है तो फिर आप आराम से रहिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको मैं बताऊंगा लाइमन बामर पास्कन ब्रैकेट फंड सीरीज की भी मैं अगर बात करता हूं, तो लाइमन सीरीज, लाइमन बामर पास्कन ब्रैकेट फंड, पास्कन ब्रैकेट ब्रैकेट और फंड, ठीक। इनको आप जरूर, ये बोहर के अंदर ही आती हैं। अभी मुझसे एक लोग यही करे, सर इनकी आवश्यकता ही नहीं, मैंने भाई बिल्कुल मत पढ़िए, जरूरत ही नहीं इनको पढ़ने की, जरूरत ही नहीं है इनको पढ़ने की। मतलब कुछ लोग फोन हमें ये करके बताते हैं, सर ये तो पढ़ना ही नहीं है ना सर। तो मतलब मैंने कहा भैया जब आप मुझे बता ही रहे हो यार, तो फिर पूछ का है रहे हो, इसमें एक ही काम कर लो, या तो मुझे बता दो या मुझसे पूछ लो, दो में से एक काम कर लो। तो ये चीजें, ये किस में आता है, बोहर में आता है ना। अब लाइमन किस में आता है, लाइमन सीरीज किस में आती है बताइए, लाइमन सीरीज किस में आती है, अल्ट्रावायलेट में आती है, विजिबल में आती है, बताओ भाई। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में आती है, विजिबल में आती है, बताओ। विजिबल में आती है, अल्ट्रावायलेट में आती है, जल्दी बोलिए फटाफट। यूवी में आती है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। जी, पराबैंगनी, अरे वाह। तो ये यूवी हो गई, वेरी गुड, शाबाश। ये आपकी क्या होगी, विजिबल हो गई, ये विजिबल हो गई, ठीक। और ये वाली क्या हो गई, आई आर हो गई, ये वाली भी आई आर हो गई,
ये वाली भी IR हो गई। और अगर हम्फ्री सीरीज की बात करें तो हम्फ्री सीरीज भी जो है, हम्फ्री सीरीज जो है वो FIR हो गई। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट विजिबल आई, UVI याद रखेंगे आप, UVI, ठीक, UVI याद रखिएगा, UVI याद रहेगा, लाइमन, बामर और सब, ठीक। UVI याद रखेंगे आप, फार, हाँ फार इंफ्रारेड होती है, FIR का मतलब फार इंफ्रारेड, ठीक, शाबाश, तो ये पढ़ लेना, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये चीजें आप याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए 2-3 बातें और करते हैं इसी चैप्टर से, फिर अगला चैप्टर उठाते हैं। पॉइंट नंबर 8 की मैं बात करता हूँ। पॉइंट नंबर 8 बहुत ही टोटल, अगर मैं बात करूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी जरूर पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पूछे जाएं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, अब इनमें किस में पूछ सकते हैं, नंबर 1 एमन डाई पॉजिटिव में पूछ सकते हैं, आयरन ट्राई पॉजिटिव में पूछ सकते हैं, इसी तरीके से आपका कोबाल्ट डाई पॉजिटिव में पूछ सकते हैं। तो एमन डाई पॉजिटिव में कितने होंगे, यहाँ 3D5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3D5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 3D7 हो जाएगा। बताओ कोबाल्ट में कितना होगा, 27 होता है ना कोबाल्ट का, तो 3D7, तो यहाँ पर अनपेयर्ड कितने आएंगे, 5 आएंगे, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आएंगे। यहाँ पर अनपेयर्ड कितने आएंगे, यहाँ पर भी 5 अनपेयर्ड आ जाएंगे। यहाँ पर अनपेयर्ड कितने आ जाएंगे बताइए, डी में 7 कर दिए, 5 और 2 इधर फिलअप कर दिए, तो यानी 3 अनपेयर्ड आ जाएंगे, है 3 अनपेयर्ड आ जाएंगे, बताओ सही है, यस और नो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक, नेक्स्ट पर चले आइए, नेक्स्ट पर चले आइए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, मिल गया ना आपको, मिल गया जी, चलिए शाबाश, वेरी गुड। मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स इन पोटेशियम के। तो अगर हमें के पोटेशियम के टोटल p निकालने हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। तो टोटल p इलेक्ट्रॉन्स बताएं जल्दी से, टोटल p इलेक्ट्रॉन्स जी बताइए। बिल्कुल सही, टोटल p इलेक्ट्रॉन आपके 6 + 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 12। वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही जवाब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप पेपर में दे दीजिएगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर जब सामने आता है तो हम बहुत चीज़ें ऐसी गलत कर जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक बन जाती है, तो इन चीज़ों का भी विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए तो वो भी आप जरूर बता दीजिएगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं, ठीक, किस में भी निकाल सकते हैं, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पर क्वेश्चन संभावित है। अब अगर मान लो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सपोज कर लेते हैं कि पूछ लिया गया किसी भी इलेक्ट्रॉन का,
है ना। इसी तरीके से अगर मान लो आपसे 3D का पूछ लेते हैं या 4s का पूछ लेते हैं या फिर 4p का पूछ लेते तो आसानी से आप निकाल देंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं? फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट एल एल प्लस 1 और बाहर h/2 पाई करके लिखा जाता है। अब एल की वैल्यू को अगर नोट करना चाहते हो तो एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट करके आप याद करिए। मैं 10 पॉइंट्स आपको लगातार वो लेकर के चल रहा हूं जो वास्तव में जरूरत है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है आपको। ये हमने बात की आपसे सबसे पहले टॉपिक की, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जबरदस्त टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये मैंने आपसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर चर्चा कर ली और यही चीजें जरूरत भी हैं। बाकी चीजें तो आप लगातार रिवाइज करते हैं, हुंस पाउली ये तो सब पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। लास्ट में एक चीज और मैं चलते चलते आपसे जरूर बोलूंगा कि मतलब इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप पढ़िएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में खासकर एक्सेप्शंस जरूर पढ़िएगा। एक्सेप्शंस जरूर पढ़िएगा जिसमें आपका क्रोमियम है, जिसमें आपका कॉपर है, जिसमें आपका सिल्वर है, जिसमें आपका मोलिब्डेनम है, जिसमें 41 से लेकर के 50 तक के जितने भी एटॉमिक नंबर वाले हैं उनको आप रट डालिएगा, छोड़िएगा नहीं। आज मैं ये रटने का शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता है। और अधिकतर क्वेश्चन में आपसे ये भी कहूंगा कि जो क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उन पर भी आपको फोकस करना है। क्वांटम नंबर के एमसीक्यूज आपको जरूर करने हैं। जहां पर मिसमैच कर रहा होता है वो वाले एमसीक्यूज आपको करने हैं। तो वो अब मैं यहाँ पर आपसे ज्यादा बात नहीं उस पर करूंगा, नहीं तो एक ही टॉपिक में ज्यादा समय लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ n=2 दिया है, l=1 दिया है, m=1 दिया है, -1 दिया है और s=+½ दिया है, तो क्या ये सही है? तो ये बात याद ध्यान दी। n= इसमें से रॉन्ग ढूंढना। n=3, l=2, m=−3, s=−½ दिया है, n=1, l=0, m=0, s= आपका +½ दिया है। इसमें से रॉन्ग बता दीजिए, रॉन्ग कौन सा है? n=3, l=2, m=2 प्लस का और यहाँ पर आप s=−½ इसमें रॉन्ग बताइए कौन सा, विच वन इज रॉन्ग। यहाँ से आपको रॉन्ग वाला सेलेक्ट करना है कि रॉन्ग कौन सा है। तो रविंद्र आपको पता होना चाहिए जब L 2 है तो M कभी भी 3 नहीं हो सकता है, तो B वाला अक्षर रॉन्ग है। तो समझ में आ रहा है ना मेरा क्लास, समझ में आ रहा है ना। इस पैटर्न को मैंने आज उठाया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल चैप्टर भी खूब पूछा जाता है और पीरियोडिक टेबल से अक्सर जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। वो चैप्टर बनेंगे सभी किससे? एक्सेप्शन से बनेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बनने के चांस है वो पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन से बनने के चांस है। तो हम सेकंड चैप्टर ले लेते हैं। पहले चैप्टर को हमने नाम दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरे चैप्टर को आप अब नाम देने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना रहा हूँ पीरियोडिक टेबल। इससे आपका रिवीजन भी होगा बेहतर ढंग से और साथ ही साथ आपकी एक पढ़ाई भी होगी, जबरदस्त पढ़ाई भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, पुरानी बातें आपको याद भी आ जाएंगी कि अनु सर ने कुछ बातें बताई थी। बहुत बेनिफिशियल क्लास होगी आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं इस क्लास का लुत्फ आप जरूर उठाएंगे। देखिए जब हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में के जो सिलेबस में एटॉमिक, आयनिक, रेडिया, आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और उनका रिलेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड पर जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कुछ जरूरी मुद्दों पर, जरूरी पॉइंट पर, जिनको एग्जामिनेशन में एक अपना रोल है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो चलें शुरुआत कर देते हैं। चलिए शाबाश, वेरी गुड। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपके एटॉमिक और आयनिक और रेडियस की। देखिए अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जरूर पूछा जाता है। तो एटॉमिक एटॉमिक एटॉमिक
और आयनिक रेडियाई पर क्वेश्चन जब बनता है, आयनिक रेडियाई पर जब क्वेश्चन बनता है तो फिर आपका बनता है किस पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर बनता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही जबरदस्त बनता है क्वेश्चन। जैसे Na पॉजिटिव आयन ले लेते हैं, Mg डाई पॉजिटिव आयन ले लेते हैं, Al ट्राई पॉजिटिव आयन ले लेते हैं, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर फ्लोरीन नेगेटिव ले लेते हैं, नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव ले लेते हैं, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव ले लेते हैं। तो इन पर क्वेश्चन संभावित हो जाता है कि भाई जिसमें, अब अगर हम इस पहले वाले की बात कर लेते हैं, इनकी बात कर लेते हैं, तो इनमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर आप नोटिस करो तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ नोट करो तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। प्रोटॉन जहाँ ज्यादा होगा उसका साइज छोटा हो जाता है, यू नो वेरी वेल। तो इसका मतलब अगर इसके आंसर को लिखने की कोशिश करो तो Na पॉजिटिव का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू Mg डाई पॉजिटिव, एज कंपेयर टू Al ट्राई पॉजिटिव का। अगर इनको कंपेयर करें तो यहाँ पर प्रोटॉन सबसे ज्यादा इसमें है, तो ऑक्सीजन डाई नेगेटिव का साइज बड़ा होगा नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव के कंपेयर में, और इसका साइज बड़ा होगा फ्लोरीन नेगेटिव के कंपेयर में। तो ये चीजें आपको बिल्कुल रटी रहनी चाहिए, फिंगर्स पर रहनी चाहिए, गलती होने के चांस कम रहने चाहिए। अगर हम इनकी बात करें कि लाला सियाराम परमानंद, है ना, आपको याद है लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा, लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा यूरोपियन गॉड टबडे हो, टबडे हो इराथुम यबलू से मिलने गए, टबडे हो इरातुम, है ना, इरातुम लिख लोगे ना, टबडे हो इरातुम TUM तुम यबलू से मिलने गए, इराथुम यबलू से मिलने गए। तो अगर मैं इनकी बात करता हूं तो अगर आप इनसे पूछें तो एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ये यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चलोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये लेंथेनॉइड्स हैं, ये आप जानते हैं, दीज आर द लेंथेनॉइड्स। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा ना, डिक्रीज करेगा। और इसी को हमने बोला था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बोला था ना लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला था, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, ये बात आपको याद होगी। अब यहीं पर आपको ये चीज भी ध्यान देना है कि अगर इनके ट्राई पॉजिटिव आयन है तो वही कंडीशन इनके ट्राई पॉजिटिव आयन पर भी लग जाएगी, वो कोई नई बात नहीं, ये सब ट्राई पॉजिटिव हो सकते हैं, संभावित है कि ये ट्राई पॉजिटिव हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो आपको सभी का याद ही है। यहाँ पर वैलेंस शेल की मैं बात करूँगा, वैलेंस शेल की बात करूँगा, और वैलेंस शेल में आपको पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का क्या होगा, N-1 D1 to 9 हो जाएगा, और यहाँ पर NS1 और 2 हो जाएगा। या फिर मैं अगर ये कहूँ कि ये वाला है N-1 D में 1 to 10 हो जाएगा और NS1 और 2 हो जाएगा, तो बताओ ऑप्शन कौन सा इन दोनों में से सही है, विच ऑप्शन इज राइट, जल्दी बोलिए। ठीक है, रेयर अर्थ है, सोर्स ऑफ लेंथेनॉइड सब मोनाजाइट, बिल्कुल सही है जी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो पहला वाला सही है, और अगर मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करता हूं तो जी वर्धन सिंह जी बिल्कुल राइट, यहाँ पर डी ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ, डी ब्लॉक, तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कन्फिग्रेशन है, आप ये भी याद रखेंगे। अब ये बताओ तीसरा पॉइंट अगर मैं बात कहूँ कि जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है, इतनी बताइए, ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है। मैंगनीज हो गया, ऑस्मियम हो गया, ठीक है, मैंगनीज ऑस्मियम और रुदीनियम, आर यू
ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट ट्रांजिशन, वेरी गुड शाबाश, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले एलिमेंट माने जाते हैं। तो बड़ा ही मतलब बिल्कुल मैं सेलेक्टेड मटेरियल आपको बात कर रहा हूँ, सेलेक्टेड मटेरियल से बात कर रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। और एक जेफ पर जरूर क्वेश्चन करके जाइएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पर भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और जेफ पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। इफेक्टिव यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे तो जेफ पर जरूर पढ़ करके जाना। जेफ समझते हो? जेफ का मतलब है जेड स्टार मान लो, या जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा जो है वो क्या हुआ, स्लेटर्स कांस्टेंट हो गया। सिग्मा यहां पर हो गया आपका स्लेटर्स कांस्टेंट, स्लेटर्स कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको आप जरूर, हाँ स्लेटर्स रूल मैंने खूब पढ़ाया है रविंद्र, और जम करके पढ़ाया है, ये बात आप मानिए। तो ये बताइए कि अगर मैं आपसे बात करता हूं, सपोज कर लूं थोड़े सा, सपोज मैं लिथियम के बारे में अगर बात करता हूं, स्लेटर्स रूल मेरा दिया हुआ पढ़ लीजिएगा आप, और अगर आपको याद रहेगा स्लेटर्स रूल तो फिर गलती होने के चांस बिल्कुल भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं एक एग्जाम्पल आपको यहीं पर करा देता हूं, एक एग्जाम्पल करा लेता हूं। ठीक है, जेफ फॉर बेरिलियम बता दीजिए, बेरिलियम Be। एटॉमिक नंबर 4 होता है, Be का एटॉमिक नंबर 4 होता है ना बेरिलियम का। ठीक, बताइए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, जल्दी बोलिए। तो यहाँ पर बताइए क्या आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर जेफ कितना आएगा, जेफ जो आएगा वो निकाल करके बताइए। तो ये तो 4 रख दिया, माइनस स्लेटर्स कांस्टेंट इसका क्या है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2, 4 हो गया ना। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं उसको छोड़ देते हैं, बाकी के लिए निकालेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, रुक जाओ बेटा। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब हुआ तो ns हो गया। ns के लिए क्या वैल्यू होगी, अगर आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो ns में है तो इसका मतलब 3.5 हम इसमें से जो है वो 3.5 की मल्टीप्लाई कर दें 3 से, नहीं 2, 4 - 2, ये कैसे निकाल दिया आपने। हाँ 0.35 हुआ ना, 0.35 हो जाएगा। NS और NP इलेक्ट्रॉन के लिए आप जो है वो 0.35 करेंगे, यस 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, इतने इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं, 1.9 हुआ ना। ठीक, तो यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन 2 ये हो गए और इसमें से एक कंसीडर करेंगे, टोटल 3, 3 इंटू 0.35 हो गया, 0.35 हो गया। बताओ जी। तो 3 पंजे 15 के 5 और 3 3 9, एक 10 हो गया। तो डेसिमल 1.05 हुआ बेटा, 1.05 इसमें से घटा दीजिए। जब आप 1.05 घटा देंगे, 1.05 इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए। बोलिए। 3 पंजे 15, 3 3 9 और एक 10 सही लिखा है मैंने, 1.05। बोलिए। हम्म हाँ ठीक 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 है, 1.95 आ रहा है, ठीक है जी अनमोल, 1.95 आ रहा है, सही है। यहाँ पर एक जो ये मिस्टेक हुई 1.35 जो आपने लिखी है वही हुई है। ठीक, हमसे थोड़ा सा यहाँ स्लिप ऑफ और मेथड हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अलग लिखना था, 2 के लिए अलग, हमने दोनों का एक ही में लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। यानी कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं नहीं ठीक है। अब ये 2 इंटू इन दो के लिए 2 इंटू 0.85 लिखना था, और प्लस
ठीक है, 1 के लिए लिखना था, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमें लिखना था 1 इंटू 0.35, सॉरी फॉर दैट, हमने तीनों एक साथ ही लिख दिए थे। जी जी जी। अब आ गया आपका 1 पॉइंट, जी अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू बताइए कितनी आ रही, वो आंसर छोड़िए, वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी ना करिए बिल्कुल भी। तो ये आ गया आपका 2, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 1.7 और प्लस 0.35 हो गया, तो ये आपका हो गया 5 और 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1, यानी 2.05 हो गया। ठीक है, तो 2.05 घटा दीजिए तो आंसर आपका 1.95 आएगा। यस अनमोल, यू आर राइट। तो जेफ इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, वो हमने टोटल एक मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी फॉर दैट। हाँ शेष मुनि, थैंक यू फॉर दैट कि आपने याद दिला दिया जी, सही है। अब इसी तरीके से अगर मान लो किसी और का भी पूछा, जैसे जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपसे पूछ लेता हूं कि फ्लोरीन की बात कर लेता हूं, फ्लोरीन एफ की बात कर ले, फ्लोरीन में 9 होता है एटॉमिक नंबर। अब आप लोग फ्लोरीन का बताएंगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2s2 2p5 हो जाता है, 2p5 हो जाता है। ठीक है, तो ns और np इलेक्ट्रॉन के लिए आप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ns और np के लिए कितना लिखेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपको पता ही है n-1 के लिए। ठीक है, ns और np के लिए आप, और n-1 के लिए तो इसके लिए अलग हो जाएंगे, और इन दोनों के लिए आप अलग लिखेंगे। जी बताइए। बिल्कुल राणा रविंद्र, बिल्कुल सही है। n-1 के लिए 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, n के लिए बिल्कुल सही है 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, और n-2 के लिए, n-2 के लिए का मतलब है वही 1s के लिए, 1s के लिए आप 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी बताइए, डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता दीजिए फटाफट, इसका कितना आएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन इसका छोड़ दीजिए तो यहां पर रह जाएंगे आपके, ये हो गए एनएस और एनपी के लिए हो गए आपके 2 प्लस 2 प्लस, हाँ ठीक है जी, ये 2 और प्लस यहाँ पर हो गए 3 4 हो गए, तो ये टोटल यहाँ पर 4 आ जाएंगे, तो ये टोटल 4 हो गए, और ये आपके 2 हो गए। इनकी वैल्यू अलग लिख दीजिए, इनकी वैल्यू अलग लीजिए। अब क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन 4 है मल्टीप्लाई वाले, दिलीप पांडे जी 0.35 हो गया इसके लिए, और 4 इंटू कर दिया, हाँ राजेश कुमार जी, ये पॉइंट वाली वैल्यूज आपको याद करनी है, पॉइंट वाली वैल्यूज आपको याद करनी है। देखो मैं आपको बता देता हूं, एनएस एनपी के लिए वैल्यू हमेशा 0.35 रखनी है, केवल 1s के लिए वैल्यू 0.3 रखनी है, 3 रखनी है। ठीक है, और बाकी आपकी n-1 के लिए वैल्यू जो रखनी है वो आपकी 0.85 रखनी है, और एक और n-2 के लिए वैल्यू जो है, n-2 के लिए वैल्यू आपकी कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो ये बात आप ध्यान देना। ठीक, n-2 के लिए वैल्यू आपको 1 रखनी है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये वैल्यू आप नोट कर लो, आराम से आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहां से दिक्कत नहीं, ये वाला बॉक्स में कहीं पर नोट कर लो ये वैल्यू आपको याद करनी है। एनएस एनपी के लिए वैल्यू जो है वो आपको कितनी याद रखनी, 0.35, एनएस के लिए केवल 0.3 रखनी है, n-1 के लिए 0.85 रखनी है, और n-2 के लिए कितनी रखनी है, आपको 1 वैल्यू रखनी है। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो गलती नहीं होगी। ठीक है, बढ़े आगे। इसका आंसर फ्लोरीन का कितना आ रहा है, फ्लोरीन का आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है, 5.2 आ रहा है। जेफ यहां पर एनएसएनपी एक साथ लेंगे, एनएसएनपी एक साथ लेंगे। n-2 के पिछले वाली सारी, हाँ वो तो एक रखते हैं वो, ठीक है बिल्कुल सही है। चाहे कितना भी, बिल्कुल सही है।
तो जेफ यहां पर कितना आएगा, जेफ यहां पर कितना आएगा, जल्दी बोल दो। फ्लोरीन का 5.2 आ जाएगा। 5.2 निकाल करके देखिए आप। हाँ वेरी गुड अनमोल, शाबाश। ठीक। 5.2 डी दिलीप पांडे। चेक करके एक बार देख लीजिए दिलीप, चेक करके देखो 5.2 आना चाहिए आंसर। चलो ठीक। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं पर हम लोग एक बात और कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, निकाल के आप एक बार चेक करिएगा, लगे तो व्हाट्सएप करिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई जल्दीबाजी अभी नहीं करिए। जल्दीबाजी नहीं करिए, आप परेशान कतई नहीं होना है, हमारे होते हुए परेशान नहीं होना है आपको, परेशान हमें करिए आप बस। ये बताइए डायगोनल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, डायगोनल रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो डायगोनल रिलेशन में हमेशा ये बताओ कौन शो करेगा, क्या लिथियम करेगा शो, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कौन किससे शो करेगा, लिथियम किससे करेगा, बेरिलियम किससे करेगा, बोरॉन किससे करेगा। तो आपको पता होना चाहिए लिथियम मैग्नीशियम से करेगा, बेरिलियम एल्युमिनियम से करेगा, और बोरॉन जो है वो सिलिकॉन से करेगा। ठीक, आप इसे करिएगा सॉल्व दिलीप, चूकना नहीं है, करना है, क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है, इसीलिए आपको ये करके हमें भेजना है। मैं आपको देता होमवर्क दे दूं, सॉल्व पूरा करिएगा, होमवर्क दे देता हूं जेफ आपको निकालने के लिए, तो होमवर्क भी इसी में ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क में जेफ आपको कैलकुलेट करना है, जेफ किस किस का कैलकुलेट करना है, एक आप कैलकुलेट करिएगा, एक नियॉन का कर देना आप कैलकुलेशन, एक आप जो है सोडियम का कर देना, एक आप हाइड्रोजन का कर देना, एक आप हीलियम का कर देना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और एक आप लिथियम का कर देना। ये नोट कर लो, इनको आप इनका जेफ कैलकुलेट करके मुझे भेजिएगा, इनका जेफ कैलकुलेट करके मुझे भेजिएगा। इज इट क्लियर, भेजेंगे ना। तो एक काम आपको ये करना है, दूसरी चीज आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि अगर मैं मेटेलिक करेक्टर इनकी सबकी बात करता हूं तो इन पर भी आपको गहनता से सोचना पड़ेगा कि जैसे अगर मैं मेटेलिक करेक्टर की बात करूं तो LiH एक हाइड्राइड है, ठीक है, इसके अंदर देखो NaH के अंदर देखो, इसी तरीके से अगर आप देखो तो KH के अंदर देखो, इसी तरीके से आप RbH के अंदर देखो, तो यहाँ पर ये मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा या घटेगा बताओ, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो आपको पता होना चाहिए मेटेलिक करेक्टर जो है यहाँ पर, मेटेलिक करेक्टर अगर आपसे पूछा जाए, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, और मेटेलिक करेक्टर अगर इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब है कि बेसिक करेक्टर भी इंक्रीज करेगा, बेसिसिटी भी, बेसिक नेचर भी इंक्रीज करता चला जाएगा। ये बात भी आपको नोट करनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी बात आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर हम ऑक्साइड की बात करें, जैसे अगर मान लो सोडियम का ऑक्साइड Na2O ले लो, ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लो, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लो, सिलिकॉन का ऑक्साइड ले लो, ऐसे ही आप फॉस्फोरस P2O5 ले लो, ऐसे ही आप SO सल्फर का ले लो, ऐसे Cl2 का ले लो, तो आगे Cl2 भी लिख लेना, जगह नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ, Cl2O7 ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करेगा, ये बात ध्यान देना, एसिडिक करेक्टर को ये इंक्रीज करता है, ध्यान दीजिए, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी संभावित हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं हमेशा बताता हूं कि आप ये जरूर पढ़ो। जैसे HF है और यहाँ पर HCl है, यहाँ पर HBr है, यहाँ पर HI है, इनका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, यानी एसिडिक अगर मैं बात करता हूं तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, ये हमेशा बताता हूं। ठीक, और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं HClO ले लो, HClO2 ले लो, HClO3 ले लो, HClO4 ले लो, इनके भी एसिडिक करेक्टर जो है वो क्या करते हैं,
इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर मैं एसिडिक की बात कर लेता हूँ, तो एसिडिक करेक्टर यहाँ भी इंक्रीज कर जाएगा। ये बात भी याद रखना। एक बात और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, आपको अच्छे से याद होगी। अगर मैं आपसे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूं, तो यानी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग, समझ में आ रहा है ना सब। ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करता हूं, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर आपकी ब्रोमीन की होती है, और फिर आपकी आयोडीन की होती है। ये एक्वस में है कि नॉन एक्वस में, इतना बताओ। अब यहाँ पर फ्लोरीन की होती है, यहाँ पर क्लोरीन की होती है, यहाँ पर आपकी ब्रोमीन की होती है, यहाँ पर आपकी आयोडीन की होती है। तो ये किस में है? ये ऊपर वाली जो वैल्यू है, ये आपकी एक्वस में है कि नॉन एक्वस में? ये आपकी नॉन एक्वस में है, और ये आपकी एक्वस में है। तो ये बातें आपको नोट करके रखनी पड़ेंगी, जो बहुत ही जबरदस्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा आपको, नहीं याद रहेगा? अगर हम लोग एसिडिक करेक्टर में ही रहें और एसिडिक करेक्टर में ही चलें, और एसिडिक करेक्टर की अगर मैं बात भी करता हूं, तो आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मान लो आपके सामने H2SiO4 ले लें या O3 ले लें, चलो ठीक है, इसके बाद हमने H3PO4 ले लिया, फिर इसके बाद हमने H2SO4 ले लिया, फिर इसके बाद हमने HClO4 ले लिया। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख कर क्या आएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर में, देखो मंजीत, रीजन भी आपको बता दे रहा हूं कि एक्वस में जब चलेंगे तो क्लोरीन का साइज बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, ये ऊपर वाली नॉन एक्वस में रहेगा। नॉन कौन सी? एक्वस, नॉन एक्वस में लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग पावर, पेपर में आएगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, तो नॉन एक्वस में तो क्लोरीन की वैल्यू बढ़ा देना, और बाकी तो आप एक्वस में जब रहेंगे तो फ्लोरीन की बढ़ा दीजिएगा। रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर, रीजन है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा और हाइड्रेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग चलती है। एक्वस में हाइड्रेशन वैल्यू रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, तो जब हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर ये आ जाएगा ऑप्शन। ठीक, और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, भाई सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कम है, फास्फोरस की ज़्यादा है, सल्फर की और ज़्यादा है, क्लोरीन की और ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डिपेंड कर रहा है, ये बात आप नोट करना। तो ये एसिडिक ऑर्डर है इंक्रीजिंग करेक्टर में, ये बात आप नोट करके रखना। एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती संभावनाएं पूरी तरीके से है। और एक टर्म और टॉपिक और याद रखना, परसेंटेज आयनिक करेक्टर का। ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना, परसेंटेज आयनिक करेक्टर जरूर पढ़ना, परसेंटेज आयनिक करेक्टर जरूर पढ़ना। और इसी के साथ एक फजान रूल को भी आप रिवाइज आप जरूर करेंगे, फजान्स रूल को भी आप जरूर रिवाइज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसी के साथ हम एक टॉपिक और आपसे डिस्कशन कर लेते हैं, जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, संभावित है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, जरा मैं अपना टॉपिक निकाल लेता हूँ। ठीक, परसेंटेज आयनिक करेक्टर केमिकल बॉन्डिंग से ही है, फजान रूल भी वहीं चला जाता है, तो यहाँ लगी, यहाँ भी पढ़ा जा सकता है। रविंद्र रिवाइज हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताइएगा। चलो यहाँ पर हम हेडिंग बना लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग, तीन तीन टॉपिक चार चार करेंगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका साथ हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग ले लिया। अब केमिकल बॉन्डिंग में भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो मैं आपसे बात करूंगा, फालतू नहीं। देखिए अगर मैं, हाँ, अगर मैं नंबर वन सबसे पहली बात करूं कि स्ट्रेंथ बॉन्ड की, सबसे ताकतवर बॉन्ड कौन सा, स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रेंथ में सबसे ताकतवर बॉन्ड आयनिक माना जाता है, सबसे ताकतवर आयनिक बॉन्ड माना जाता है। उसके बाद नंबर कोवेलेंट बॉन्ड का आता है, और उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड का आता है, मेटेलिक का आता है, और उसके बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर आता है। बहुत ही
चलिए अभी डाइपोल मोमेंट से भी डिस्कशन इसी में कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, चलने दीजिए वहीं तक। मेटेलिक पर हो गया, याद रहेगा आपसे, बिल्कुल सही, अभी कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ आपको लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी अगर मैं बात करूं, तो लैटिस एंथैल्पी में जो बाईवैलेंट होते हैं उनकी ज़्यादा होती है, यूनिवैलेंट की कम होती है, और यूनिवैलेंट सॉलिड की कम हो जाती है। तो बाईवैलेंट ज़्यादा होगा, बाई यूनि कम होगा। और एनी अगर लैटिस एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं आपसे लिखता हूँ लैटिस एंथैल्पी, और लैटिस एंथैल्पी अगर आप देखोगे तो लैटिस एंथैल्पी में सबसे पहले आपको बाईवैलेंट बाईवैलेंट यानी कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज दो बार होना, डाई पॉजिटिव होना चाहिए। तो बाईवैलेंट सॉलिड जो होंगे उनकी पावर थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बाई यूनिवैलेंट। बाई भी हो उसमें यूनिवैलेंट भी जुड़ा हो, जैसे कि अगर MgCl2 की बात करें तो बाई यूनिवैलेंट हो जाएगा। उसके बाद यूनिवैलेंट की पावर जैसे NaCl हो गया तो उनके अंदर थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान देना कि जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो किसमें ज्यादा होती है, इस चीज को आप नोट डाउन करके रखिएगा। एक से एक अलग टॉपिक मैं उठा रहा हूं, जो टॉपिक आपके टच में जल्दी नहीं आते उनकी बात मैं ज्यादा कर रहा हूं, इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे। ये बताओ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मैं देखता हूं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मैं अगर बात करता हूं, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो आपका वाटर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O का। इसका लगभग 82 के आसपास होता है, और इसका लगभग 80 के आसपास होता है, 80.5 के आसपास चलता है। तो ये भी आपको याद रहे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो किसका ज्यादा है और किसका कम है। इंपॉर्टेंट बात है, वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो बहुत आवश्यकता वैल्यू की नहीं पड़ेगी आपको, ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात मैं करता हूं कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन, सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन और पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, इस बेंजीन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो 12 सिग्मा बताएंगे आप और 3 पाई बताएंगे, यही तो बताएंगे ना। अगर आपसे पूछे जाए पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके से अधिकतर ये आपका ये पूछ लिया जाता है, ये बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं। ये आपको स्ट्रक्चर पता है, नेफ्थलीन का है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड अगर आपसे पूछे जाते तो पाई बॉन्ड 3 2 5 बोलोगे आप, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं तो फिर यहाँ पर आप 10 जवाब देंगे। ये एक सुपर क्वेश्चन में गिना जाता है, बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर आपने डाइपोल मोमेंट की बात करते तो म्यू इज इक्वल टू दिलीप पांडे E/D होता है, और डाइपोल मोमेंट अगर जीरो आता है तो वैल्यू मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर में काउंट होता है, और अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो से ज्यादा आती तो मॉलिक्यूल पोलर में काउंट होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें आपकी मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ में डायरेक्शन भी होती है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये इधर कैंसिल खींच लेता है इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन इधर, तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो आ जाता है। और अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर हो जाता है। इज इट क्लियर? नॉन पोलर। और यही अगर मैं मॉलिक्यूल दूसरा कंसीडर कर लेता हूं, मान लो मैंने वाटर का मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल में ये एक लोन पेयर इधर है और एक लोन पेयर आपका इधर है, ये दो लोन पेयर आपको सामने दिख रहे होंगे। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर जाएगा, तो म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी। 8 लगभग इसकी वैल्यू 8.5 के आसपास होती है। तो आपको नोट करनी चाहिए कि ये चीजें बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अगर मान लो सपोज कर लो ये मैंने यहाँ
पर Cl ले लिया, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा दिलीप, और ये इसको खींचेगा तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। और जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट है, अमोनिया का डाइपोल मोमेंट जो है वो अगर आप नोटिस करोगे तो अमोनिया इधर खींचेगा, ये एक शिफ्टिंग एक डायरेक्शन में है, तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू जो है, म्यू ऑफ अमोनिया, ये हमेशा ज्यादा आएगा म्यू ऑफ NF3, NF3 से ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर एन फ्लोरीन है और फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये फ्लोरीन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये फ्लोरीन भी अपनी तरफ खींचेगा, सब अपनी अपनी तरफ खींचेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होने की कोशिश करेगा, तो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू जो है वो NF3 ज्यादा माना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। यहीं पर अगर मैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर की बात करता हूँ, परसेंटेज आयनिक करेक्टर और परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम अगर जाओगे तो म्यू ऑब्जर्व्ड ऊपर आता है और म्यू जो है वो कैलकुलेटेड नीचे आता है, मल्टीप्लाई जो है वो 100 से हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से 7th की मैं बात करता हूं तो बेंजाइन में क्या ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति मानी जाती? ये मैंने कंपाउंड लिया है बेंजाइन, इसको आप जानते हो ये बेंजाइन कहलाता है। और बेंजाइन में क्या आप मुझे बताओगे कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, बेंजाइन का हर कार्बन कैसा होता है? पता आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ईच कार्बन इज, यहाँ पर नोट करिए, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, न कि sp। लोगों को जो IIT पढ़ाते हैं वो कभी कभी sp हाइब्रिडाइज लिख देते हैं, ये गलत हो, बेंजाइन में sp नहीं होता, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये बात आप नोट करना। अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में होता है? देखो समझ में आ रहा है ना सब। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता हूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ये कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन मानी जाती कि भाई इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मैं नोट करता हूं, जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल है, जैसे HF का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर होती है। कौन सी होती? इंटरमॉलिकुलर होती है। और जबकि अगर मैं इसको देखूं, ये हमारे पास में एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसके अंदर कौन सी होगी? इसके अंदर इंट्रा होगी, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और यही मॉलिक्यूल अगर हम बदल दें थोड़ा सा, ये हम ले लेते हैं यहाँ पर OH और यहाँ पर NO2 ले लें, तो ये हो गया आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। इसके अंदर जो है वो इंटर हो जाती है, कैसी हो जाती है? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखो यहाँ पर अगर मैं इंट्रा को दिखाने की भी कोशिश करूंगा तो आपको दिखा भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने OH ले लिया, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O, तो इसके अंदर ये इंट्रा है, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल है। और इंटर की अगर मैं बात करता हूं तो इंटर में आपको नोटिस करना पड़ेगा, इसे मॉलिक्यूल को लिटालना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा इसे, और गिरा के फिर जो है लिटाल के हम टच कराएंगे इसमें। देखो ये हमने ऐसे कर दिया, ये लिटाल दिया इसे, यहाँ पर आपने N लिया, डबल बॉन्ड O इधर जाने दिया, O इधर जाने दिया और OH इधर जाने दिया, डॉट 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 इधर चलो, फिर डॉट 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 यहाँ H ले, OH ले लो और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू कर दो। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, N डबल बॉन्ड O और ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल जो है वो आपको बना सकते हैं इसमें, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल में, है ना। इसी तरीके से आप जो है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलएल्डिहाइड का मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है, इनके गुणों को देखो तो मोर वोलेटाइल होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है वो लेस वोलेटाइल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने हाजिरी लगा सकते हैं। डाइपोल मोमेंट अगर आपसे पूछा जाए, है ना, अगर डाइपोल मोमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो डाइपोल मोमेंट ही से जुड़ा हुआ अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लो 9th वाला मैंने टॉपिक लिया कि ये आपसे पूछा जाए कि CH3Cl
और CH3F में डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा? म्यू किसका ज्यादा होगा? डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा? Which one has हाई डाइपोल मोमेंट? हाई डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा बताओ? म्यू जो है वो CH3Cl का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3F से। कारण क्या है? CCl बॉन्ड यहां पर लेंथ ज्यादा है ना, ये गैप ज्यादा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो रीजन नहीं है भाई साहब, आप ये भी तो ध्यान दो कि म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। मोर इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस मोर इज डिस्टेंस मोर इलेक्ट मोर इज डिस्टेंस मोर इज म्यू। ये भी तो आप ध्यान दो भाई, कैसे गलती कर दी आपने अनमोल, है ना? कैसे गड़बड़ा दिया आपने भाई साहब, ये गलती ना करो मेरे भाइयों। ठीक है, समझ गए? चलिए इसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 10 पर। अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर अधिकतर आप O2 का निकाल लीजिएगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ठीक है, इसी तरीके से O2 और आपका ये O2 प्लस का ज़्यादा O2 से होता है, फिर O2 माइनस, फिर O2 डाई नेगेटिव। ये बात भी आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन ना रखिएगा इसके अंदर। और 11वां पॉइंट में आपको वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी पर फोकस करना है। वेस्पर थ्योरी में आपको एक तो सिंपल मॉलिक्यूल आप वाटर को कंसीडर कर लेना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं। बॉन्ड एंगल देख लेना, पता ही है, इस पर डिस्कशन करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। कारण ये है, ये आपको ये चीजें जानकारी में है। ये अमोनिया मॉलिक्यूल कर लेना, और एक इसमें मीथेन मॉलिक्यूल। सबसे ज्यादा LT ग्रेड में इतना ही पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे। और 12वें में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर चले जाइएगा, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यहाँ पर शेप की बात जरूर आएगी, शेप की बात आएगी और हाइब्रिडाइजेशन की बात आएगी। तो मैंने इससे पहले वाले फार्मूले में हाइब्रिडाइजेशन और शेप पर डिस्कशन ऑलरेडी किया था या नहीं किया था? इसी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डिटेल आपको थोड़ी सी पढ़ लेनी है। ठीक है। अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आता है, हाँ बिल्कुल सही, अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आता है तो उस समय फिर आप स्टेबिलिटी देखेंगे कि कहाँ पर अनपेयर्ड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ कम है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कम है, ये देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जहां कम होंगे वही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, वही फैक्टर काम करेगा वहां पर। ठीक है, यहीं पर रखते हैं, और कल हम लोग इसी के आगे का टॉपिक डिस्कशन कर लेंगे। कल के टॉपिक अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं तो कल जो है हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू कर लेंगे, यानी कि SPDF केमिकल बॉन्डिंग हो गया, रेडियो एक्टिविटी और GOC ले लेंगे। ठीक है, कल रेडियो एक्टिविटी और GOC को ले लेंगे। तो डाल देता हूँ रेडियो एक्टिविटी ले लेता हूँ, रेडियो एक्टिविटी एंड GOC बाद में, इसी के बाद GOC कर देंगे तुरंत। ठीक रहेगा ना? अब आप बताइए कोई समस्या हो? सही ना मैंने किया? ये सही डिसीजन लिया मैंने? सही डिसीजन लिया? बताओ रविंदर, राजकुमार बताओ यार, आपने कहा था कि सर एक बार और सही, तो लो जितनी बार पढ़ो अनुसार बिल्कुल आपके लिए तैयार है। कल रेडियो एक्टिविटी और साथ ही साथ हम आपको GOC डिस्कशन कर लेंगे, मस्त एकदम हो जाएगा, बढ़िया। बाकी आप जो हिंट भी देता चल रहा हूँ क्या क्या पढ़ लेना है आपको। ठीक है, ओके, गुड नाइट।